कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने शिक्षकों अभिभावकों के मार्गदर्शन में इस विषम परिस्थिति में भी अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों ने विगत संपन्न हुई नियतकालीन अभ्यास परीक्षा PT1 के अंक पत्र का अवलोकन भली भांति कर लिया होगा और उन अंक पत्रों का अवलोकन व मूल्यांकन करते हुए वे इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि किस प्रकार से उन्हें और अधिक आवश्यकता और अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष काव्य पाठ कविता के बहाने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस चलित छायाचित्र में हम कवि परिचय एवं कविता के वाचन के साथ ही संक्षेप में कविता में प्रस्तुत उद्देश्य भाव को जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आगामी चलित छायाचित्र में प्रस्तुत भावार्थ को हम भली भांति समझ सकें और इस कविता का सही प्रकार से वाचन कर सकें। चलते हैं कवि कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय की ओर। कवि कुंवर नारायण जी का जन्म सन 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह जो 1956 में, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास जो कि एक कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले जो एक समीक्षा साहित्य है, मेरे साक्षात्कार, सामान्य लेखन। प्रमुख पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान आदि से कुंवर नारायण जी ने हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बनाई। उनके शब्दों में, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। अर्थात वो सहजता से उन्होंने कहा था कि जाने कब से मेरे घर का दरवाज़ा खुला, जो कि जिस प्रकार से एक गर्द अर्थात धूल से ढकी कोई पुरानी किताब हो, इसी प्रकार से मेरे घर का दरवाज़ा खुला। गर्द से ढकी पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीच शब्द हैं। अर्थात उन्होंने जो भी कविता लिखी वे
कहीं न कहीं प्रत्येक जनमानस पर प्रभाव डालने में समर्थ रहीं। कविता के बहाने कविता पक्षी, चिड़िया को माध्यम बनाकर कविता को समझाने की बात पर बल देती है। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। यहाँ कवि ने कविता के बहाने को एक यात्रा बनाया है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। अर्थात यहाँ कवि ने कविता के माध्यम से बच्चे के सपनों की असीमता को प्रकट किया है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। अर्थात कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि यदि रचनात्मकता है, काव्य प्रतिभा है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती, उसे कोई भी दबाने में सक्षम नहीं होता। रचनात्मक ऊर्जा यदि है तो व्यक्ति कविता, साहित्य को करने में हर स्थिति में संभव है और हर स्थिति में वह सक्षम है। दूसरी कविता में कवि कुंवर नारायण जी ने बात सीधी थी के माध्यम से भाषा के सरलीकरण और सामान्य बोलचाल के शब्दों को प्रस्तुत करने एवं सामान्य जनमानस की भाषा का उपयोग कर प्रत्येक को भाव विभोर करना, प्रत्येक को वास्तविकता की अनुभूति कराना लक्ष्य रहा है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। अर्थात यहाँ कवि ने बताया है कि यदि कविता लिखी जाती है तो उसके लिए क्या होते हैं, शब्द होते हैं, और हर शब्दों के अपने विशेष अर्थ होते हैं। और जब हम अच्छी कविता बनाते हैं तो हमें उन सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, तभी एक अच्छी कविता हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो किसी भी दबाव की अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल हमको सहूलियत, सावधानी के साथ इन कविता सारों या सारांश का आशय लेते हुए कविता के वाचन की ओर कदम बढ़ाएंगे, जिससे कविता की वाचन करते करते हमें कविता का भाव समझ में आ सके और इसमें निहित भाव, सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य को हम अंगीकार कर सकें। चलते हैं कविता वाचन की ओर। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने।
बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। आपने देखा किस प्रकार से कवि कुंवर नारायण जी ने कविता की बात को प्रकट किया है, कविता की वास्तविकता को प्रकट किया है बच्चे के माध्यम से। वे यहाँ पर बतलाना चाहते हैं कि कविता कवि की कल्पना की उड़ान है, तो क्या इस उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है। इस प्रश्न के उत्तर में कवि स्पष्ट करते हैं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, वह इस घर से उस घर तक उड़ती है, किंतु कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं, वह अनंत है। कविता एक सुगंध है जो व्यक्ति के मन को आनंदित करती है, किंतु कविता की इस सुगंध की तुलना फूल की सुगंध से नहीं की जा सकती, क्योंकि फूल की सुगंध की भी एक सीमा है, किंतु कविता की कोई सीमा नहीं होती। कवि के अनुसार कविता वस्तुतः बच्चों के खेल के समान है, बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती है। वे बिना किसी भेदभाव के एक घर से दूसरे घर के क्रम से विश्व के सब घरों को अपने खेल में सम्मिलित कर लेते हैं। उनके खेल की एक और विशेषता होती है कि उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का समावेश होता है। कविता भी ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व और तीनों कालों को स्वयं में समाहित करने वाली होती है। यही बात कवि ने इन उदाहरणों से दी है। चलते हैं दूसरी कविता की ओर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कवि ने यह
स्पष्ट किया है कि हमें भाषा को सहूलियत के साथ बरतना चाहिए, सहूलियत से अपने व्यवहार में लाना चाहिए। भावों की अभिव्यक्ति में भाषा की महत्ता को स्पष्ट करता हुआ कवि इस कविता में कहता है कि मैं अपनी बात को बड़े सीधे सरल ढंग से कहना चाहता था, किंतु उसके लिए सुंदर भाषा के फेर में ऐसा फंसा कि उस सीधी सरल बात को अभिव्यक्त करना और मुश्किल हो गया। कवि कहता है कि ऐसे में मुझे धैर्य रखकर अपनी बात की अभिव्यक्ति को भाषा की पेचीदगी में से निकाल कर उसे अपने सीधे सरल शब्दों में अभिव्यक्त कर देना चाहिए था, किंतु मैं अपने भाषाई चमत्कार पर लोगों की प्रशंसा सुनकर शब्दों की पेचीदगी में लगा रहा। अंततः परिणाम यह हुआ कि मैं अपनी बात को जिस प्रभावी ढंग से कहना चाहता था वह नहीं कह सका, क्योंकि जब मैंने भाषा पर दबाव बनाया तो मेरी बात का प्रभाव समाप्त हो गया, उसी प्रकार से मर गया जिस प्रकार से किसी पेंच को जबरदस्ती कसते जाने से पेंच की चूड़ी और फिर उस पेंच को बिना चूड़ी वाली कील की तरह ठोकना पड़ता है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी बात की प्रभावहीन अभिव्यक्ति पर मजबूर होना पड़ा। मेरी इस प्रभावहीन अभिव्यक्ति पर उस बात ने मुझसे चंचल बच्चे की तरह पूछ लिया कि क्या तुमने सहूलियत के हिसाब से भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा है, अर्थात तुम क्यों अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप में नहीं कहते हो। बात वही प्रभावपूर्ण होती है जो अपने भाव के साथ हृदय से आई भाषा के साथ प्रकट होती है। तो यहाँ पर कवि ने कील का उदाहरण देकर अपनी भाषा को सरलता, सहजता एवं साधारण शब्द भाषा को व्यवहार में लाकर सरल शब्दों का प्रयोग कर अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने की बात पर बल दिया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कवि कुंवर नारायण जी ने कविता के बहाने चिड़िया, फूल और बच्चों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कविता की जीवंतता, कविता की सार्थकता, कविता की वास्तविकता और कविता की अमरता को प्रकट किया है। वहीं दूसरी ओर यहाँ कवि ने बात एवं भाषा के सही व्यवहार को प्रयोग में लाने की बात पर बल दिया है। उन्होंने यहाँ पर कील और उसकी चूड़ी के उदाहरणों को बार बार प्रकट कर अपनी बात को स्पष्ट करने की बात पर बल दिया है। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी आप कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कविता में प्रस्तुत उद्देश्य वाचन को भली भांति समझ चुके होंगे और आप कविता का वाचन करने में पूर्णतः समर्थ हो चुके होंगे और वे इस कविता के भाव को भी भली भांति समझने में सक्षम हो चुके होंगे। वे आगामी चलित छायाचित्र में प्रस्तुत भावार्थ की सहायता लेकर इस कविता के भाव पक्ष शिल्प सौंदर्य को भली भांति समझ सकेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के अभ्यास को भी अपनी भाषा में सरल अभिव्यक्ति देने में सक्षम हो जाएंगे। इसी आशा से मैं आप सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी इन दोनों कविताओं का आदर्श वाचन करते हुए साक्ष्य रूप में एक ऑडियो क्लिप मुझे प्रस्तुत करने का कष्ट करें। इसी के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद।